हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और आपको याद होगा जो हमारा पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने बहुत सारी चीजों आपको बताई थी, कंसेप्चुअल नॉलेज दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन किया था एंड साथ में 2 थियरी बताई थी, डाल्टन की थियरी बताई थी और आपको थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल बताया था। तो ये 2 चीज से आपको समझ में आ होगा किस प्रकार हमारा एटम्स वर्क करता है। और यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया था एक नए साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है रुदरफोर्ड। ठीक है, तो रुदरफोर्ड ने एग्जैक्टली क्या किया था वो हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटम मॉडल। ठीक है ना, रुदरफोर्ड्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था रुदरफोर्ड का। ठीक है, तो रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो ये एक्सपेरिमेंट का उनका नाम था। ओके, अब उन्होंने किया क्या था, मैं सीधा सीधा सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा आपके बुक में बहुत ज्यादा लाइक बोलते हैं ना हार्श वे में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन उसको सिंपल करके मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लेट्स सपोज उन्होंने बोला कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने, एक यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स आप सभी को पता होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, अल्फा रे, गामा रे एंड बीटा रे। ये 3 टाइप के रे होते हैं। तो उन्होंने अल्फा रे लिया। ठीक है, तो अल्फा रे पार्टिकल एमिटर होता है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। समझ लो, इसका नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल एमिटर। एमिटर मतलब क्या होता है, जो चीज जो एक मशीन है, समझ लो एक मशीन जो है वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को निकालता है। तो समझ लो इसमें से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने निकाला और अल्फा पार्टिकल्स निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, सामने जो है एक गोल्ड फॉइल रख दिया। गोल्ड फॉइल मतलब क्या होता है, सोने का बना हुआ एक समझ लो पेपर जैसा फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है, आप खाने के ऊपर डालते हो, खाने के रोटी वगैरह के उसको कवर करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा, वैसे गोल्ड का लाइक असली सोने का गोल्ड फॉइल है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो जब अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने पास किया, ठीक है, इसमें से क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल समझ लो निकल रहा है। तो अल्फा पार्टिकल्स जब निकल रहा था, तो सामने उन्होंने गोल्ड फॉइल रखा और पीछे की तरफ उन्होंने क्या रख दिया, एक स्क्रीन रख दिया। और स्क्रीन भी कौन सा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा 3D में रखा उन्होंने, समझ लो ये स्क्रीन है। ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ पे मैं क्या होता है मैं आपको बता दूं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ये क्या होता है, चमकने वाला स्क्रीन होता है, ताकि ये आइडिया लगेगा कि ये जो अल्फा रे है, ये क्या है, अल्फा रेस इसमें से निकल के आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल बोलो, अल्फा रेस जो निकल के आ रहे हैं वो सीधा इसमें पहुंच रहा है कि नहीं वो। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ठीक है ना, जो हमारे साइंटिस्ट थे रुदरफोर्ड, ये चीज उन्होंने किया, तो उनको क्या महसूस हुआ और क्या पता चला। तो उन्होंने जब ये चीज किया, तो उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल एमिटर्स में से निकलेगा, तो वो गोल्ड फॉइल में से पास जब होता है, तो पास होने के बाद बहुत सारे रेज जो है इसमें से निकलते हैं अलग अलग तरीके से, यानी कि वो आ रहा है एक ही पॉइंट पे, लेकिन निकल रहा है कितने सारे पॉइंट पे। तो ये उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और बताया। और एक और चीज उन्होंने बोला कि ये तो रेस निकल रहे इसमें से, लेकिन और एक चीज उन्होंने बताया कि जितना भी रे वो निकल रहा था ना अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट चले गए। ये फॉइल जो था, ये फॉइल था गोल्ड फॉइल जो था, ये वाला गोल्ड वाला, इसमें से स्ट्रेट पास होके बहुत सारे रेस जो है वो पास होके चले गए। लेकिन बहुत सारे रेस ऐसे भी थे जो रिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि एक तरीके से कुछ एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गए। यानी कि समझ लो ये रे आ रहा होगा, ये एंगल आने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और समझ लो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो ऐसे अलग अलग एंगल्स पे, कुछ एंगल्स जो थे यहाँ पे छोटे एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए, स्मॉल एंगल पे भी उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एंगल पे भी रिफ्लेक्ट किया। यानी कि 2 चीज उन्होंने बोला। अभी अभी क्या बोला कि कुछ बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो सीधा फॉइल आपने रखा था, वो फॉइल को आर पार करके सीधा सीधा चले गए। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। एंड बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स रे ऐसे थे जो उधर जाके वो जैसे ही फॉइल पेपर पे टकराए, गोल्ड फॉइल जो था उस पर टकराए, तो टकराने के बाद वो रिटर्न हो गए कुछ एंगल पे। तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स जब रिटर्न हुए एंगल पे, तो छोटे एंगल पे भी रिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ऐसे जो है बहुत बड़े बड़े एंगल पे, जैसे कि इस प्रकार ये बहुत बड़ा एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो इससे उनको एक चीज क्या पता चला, एक और चीज उन्होंने बोला कि अल्फा पार्टिकल जो थे ना, उसमें से सरप्राइजिंगली अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कुछ ऐसे भी थे उसमें से, अल्फा पार्टिकल्स में से, जो क्या हो गए, एग्जैक्टली सेम पाथ जहां से वो आए थे, समझ लो यहां से वो आ रहे थे, तो एग्जैक्टली सेम पाथ पे जाके वो रिफ्लेक्ट भी हो गए। यानी कि जहां से आ रहे थे वही टकराने के बाद वापस से रिटर्न भी आ रहे। तो ऐसा क्यों हुआ वो बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा। जैसे कि ये हमारा क्या था, समझ लो ये अल्फा आई मीन टू से गोल्ड फॉइल था। ठीक है, गोल्ड फॉइल में क्या होगा, अब जो भी फॉइल होंगे गोल्ड के बने हुए, क्या है उसके अंदर एटम्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे दोस्तों, एटम्स होंगे।
करेक्ट है। तो बहुत सारे एटम्स होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एक फंडा है क्या, कि एटम्स के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन, समझ लो ये पूरा एटम है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर साथ में क्या होता है, एक न्यूक्लियस भी होता है जिसके अंदर आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो मैंने बताया था, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी कि एक्जैक्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होता है। बट बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने कल बताया था कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रल चार्ज होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, सेम अल्फा पार्टिकल्स जब आ रहे हैं तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल्स जब भी इलेक्ट्रॉन्स में जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स पे टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो सीधा सीधा चले जाएगा, मतलब उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक लेजर लाइट एग्जांपल बताता हूं, आप बचपन में खेला होगा आपने, लेजर लाइट रहता है, हम क्या करते हैं, लेजर लाइट को किसी पतले सी चीज के ऊपर जब टकराते हैं तो उसको आर पार करके चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भारी भरकम चीज, मोटे वाली चीज के ऊपर टकराएंगे तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो उसके आर पार नहीं घुसेगा। तो सेम इसी प्रकार यही होता है कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टकराए होंगे वो सीधा सीधा निकल गए होंगे, सीधा सीधा निकल गए होंगे। लेकिन दोस्तों, जो पार्टिकल ये न्यूक्लियस के ऊपर टकराएगा, जो पार्टिकल्स ये न्यूक्लियस के ऊपर टकराएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कोई एंगल पे, यानी कि अगर ये वाला इधर से टकरा रहा होगा, इस पे टकराया होगा, तो ये एक एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया होगा, या फिर वो खुद ही अपने ही रास्ते पे वापस लौट गया होगा, या फिर कोई बड़े एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं शॉर्टकट तरीके से। आपका रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने क्या बोला कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द एटम्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो होते हैं वो गोल्ड फॉइल या फिर जो भी चीज है उसको आर पार करके चले जाते हैं, क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स रुकावट क्रिएट नहीं करता है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसको टकराते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ एंगल्स के ऊपर या फिर सेम डायरेक्शन में। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो टकराए होंगे किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, और यही है आपका रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। क्लियर दोस्तों, तो उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट में क्या कहा, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है, पूरे एटम का जो भार होता है, पूरे एटम का जो वजन होता है वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी एक बॉल ले लो, तो वो बॉल जो होता है पूरा का पूरा वजन किसके पास होता है, पूरे बॉल में होता है। लेकिन ये बॉल क्या है, ये जो एटम है उसके पास ऐसा नहीं होता है, उसका पूरा वजन उसके न्यूक्लियस के पास होता है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज एटम है। ठीक है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, ये हमारे न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काटते हैं। जैसे मैंने ये वाला बनाया, ये सब क्या है, न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहे हैं, ये लोग चक्कर काट रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिव चार्ज के। और इनके पास क्या होता है, ऐसा कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, कि वो अल्फा पार्टिकल सारा तो उसको रोक सके, उनके पास वैसी कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो उसके अंदर से ही घुस के वो पार्टिकल्स चले जाते हैं। और एज द अपोजिट चार्ज आर बैलेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा एटम को अगर कंसीडर करेंगे तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जो मैंने आपको बताया भी था। एंड देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये क्यों हुआ, ये आपको मैंने बताया ना, कि जो भी आप अल्फा पार्टिकल पास कर रहे थे, तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन पे टकराने के बाद उसके अंदर से वो घुस के चला जा रहा है, पेनिट्रेट कर पा रहा है ना। लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर उसका पूरा मास भरा हुआ है, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, करेक्ट है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स आ रहे थे अल्फा पार्टिकल्स, वो इलेक्ट्रॉन में से पास होकर क्यों चले गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर खाली स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रॉन्स को फाड़ के अंदर से चला गया। और यही चीज को बोला जाता है दोस्तों रुदरफोर्ड, आपका रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल एटम। लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि एन एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स ऑन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, ठीक है ना, यही पूरा एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी का फिजिक्स का पूरा खेल है, एंड जिसके वजह से आपका जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज भी होती है, ठीक है ना, ये उन्होंने बोला। एंड साथ में ये जो थियरी था, ये जो लॉ था, उसके हिसाब से रुदरफोर्ड ने बताया ना, तो ये चीज ना हर एक के लिए वर्क नहीं होता। मतलब जब भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करने की कोशिश की, तो गोल्ड फॉइल में तो चलो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब किए तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट उनको एक टैग दे दिया गया कि ये जो रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो एटम है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, ये प्रॉपर नहीं है, ये जो आप बोल रहे हो ये सही बात है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग और बाकी चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये अनस्टेबल है, उन्होंने ऐसा बोला। एंड रियलिटी में देखा जाए, जितने भी एटम होते हैं एक्सेप्ट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम को छोड़ दिया जाए तो वो स्टेबल होते हैं, बाकी हर चीज अनस्टेबल होता है। और यही जो शॉर्टकमिंग था, यही जो डिसएडवांटेज था ये एक्सपेरिमेंट का, रुदरफोर्ड का जो डिसएडवांटेज था, उसको ओवरकम करने के लिए एक और साइंटिस्ट आ गए। जैसे कि आपको पता है, एक साइंटिस्ट कुछ निकालता है तो उसको ओवरकम करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं तूने ये गलत किया, मैं जो बता रहा हूं वो सही रहता है। फिर उसके कुछ कमियां रह जाएगी तो उसको ओवरकम करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं, आपको सभी को पता होगा। तो सेम यही हुआ कि ये जो रुदरफोर्ड ने जब मॉडल निकाला अपना, उसको ओवरकम करने के लिए एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था बोहर, ठीक है ना, बोर्स, BOHR,
ठीक है। तो बोर्स का उन्होंने एक मॉडल निकाला जिसको बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने अपना मॉडल निकाला बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बोर्स का अपना एटॉमिक थियरी भी उन्होंने बनाया। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स एटॉमिक थियरी जो है ये हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बताया, कि इसमें क्या डिसएडवांटेज था, और उन्होंने अपना थियरी क्या बताया, और उन्होंने उनका क्या डेफिनेशन बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, वो हिसाब से उन्होंने क्या बोला। ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, आज नहीं लेकिन अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा बनाना था मुझे जानबूझ के, तो उम्मीद करता हूं कि एक ही टॉपिक था आज का जिसका नाम था रुदरफोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो एग्जाम में पूछता है, भले ये अनस्टेबल है, ये सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन आज भी इसको स्टडी किया जाता है सो दैट वी कैन लर्न द ओवरकम और वी कैन से द ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे बोर्स स्टेबल ऑर्बिट मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक थियरी, ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे, और आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है ये सभी चीज डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।